हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज से हम लोग एक नया इंडिपेंडेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसके पहले हम लोगों ने 2-3 क्लासेस करी जहां पर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखी। लेकिन सिर्फ 2-3 क्लास में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को खत्म नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से इसको खत्म कर दिया है, मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया गया है, बाकी अल्टीमेटली आप लोगों को ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग कोई मॉक वगैरह परचेज कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। और इनिशियल हम लोग जब वीडियो वगैरह बना रहे थे तो वहाँ पर आप लोगों को एक पूरा रोड मैप बताया गया था कि हम लोग बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए किस तरीके से एरिथमेटिक यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल बताया गया था, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया गया था। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से उसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग एक नया इंडिपेंडेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत आता है उसके लिए भी अच्छा रहेगा ये, और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और एरिथमेटिक की बैकबोन होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। आप लोगों को इसीलिए मैं बार बार और फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि अच्छे से इसको सीखने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो इस पर बेस्ड जो भी अभी टॉपिक आगे आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड आप लोगों को एजेस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, पार्टनरशिप मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क मिल जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मिल जाएगा, रेसेस मिल जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम्स मिल जाएगा, ट्रेन्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है और समझना है इसको, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो देखकर चले मत जाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर नहीं समझेंगे तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे या डायरेक्ट हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आएंगे। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आज से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। 3-4 क्लास लगेंगे इसमें, 3-4 क्लासेस में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इसका बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। चलिए देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है, रेशियो क्या होता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होता है रेशियो। रेशियो क्या होता है, अगर a/b = 2/3 दिया गया है, अगर a/b = 2/3 दिया गया है तो क्या हम लोग a और b की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं? क्या हम लोग a और b की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, हम लोग a और b की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रेशियो जो है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू देता ही नहीं है। रेशियो एक तरीके से रिलेशन देगा लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ठीक ना। रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं देगा। a और b की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो नहीं बताएगा, हमेशा ये रिलेशन देता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग इसको। अगर हम लोग इसमें 2 से गुणा करें, इसमें 2 से गुणा करें और इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, 4/6 हो जाएगा। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें भी 3 से गुणा कर दें, इसमें भी इंटू 3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 6/9। अगर इसमें 4 से गुणा कर दें, अगर इसमें 4 से गुणा कर दें इंटू 4 और इसमें भी इंटू 4 कर दें, इसमें भी इंटू 4 कर दें तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा 8/12, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसको काटते हैं, देखो अगर हम लोग इसको काट दें 2 से तो ये 2 2 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 3 जा 4 2 जा 4 3 जा। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में, अगर हम लोग a में 2 से गुणा करेंगे तो हमको b में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम लोग a में 2 से गुणा करेंगे तो हमको b में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम लोग a में 3 से गुणा करेंगे तो हमको b में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम लोग a में 4 से गुणा करेंगे तो हम लोगों को b में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। और इन सब की वैल्यू बराबर ही होगी, इन सब की वैल्यू बराबर ही होगी। देखिए यहाँ पर a/b कितना था, 2/3 था, 2 से गुणा किया तो 4/6 आ गया लेकिन अल्टीमेटली 2/3 ही है। 3 से गुणा किया तो 6/9 आ गया लेकिन ये अल्टीमेटली 2/3 ही है। 4 से गुणा किया तो 8/12 आ गया लेकिन अल्टीमेटली ये 2/3 ही है, ठीक है ना, 2/3 है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वैल्यू रेशियो सेम ही रहेगा, वैल्यू बदलने से रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो इसका सेम रहेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हम लोगों को उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा रेशियो बराबर रखने के लिए। उसी संख्या से हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करना पड़ेगा रेशियो बराबर रखने के लिए, ठीक ना। और ये चीज़ें जो होंगी
ये चीज़ें जो होंगी ये केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होंगी। ये चीज़ें केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होंगी। देखो अगर ए में, अगर मान लेते हैं कि ए में जो है पी परसेंटेज से चेंज आता है, तो बी में भी पी परसेंटेज से ही चेंज आएगा, बी में भी पी परसेंटेज से ही चेंज आएगा। और ये सारी चीज़ें जो है मल्टीप्लिकेशन में ही काम आएंगी, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में ही होंगी। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चेंज नहीं आएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये सारी चीज़ें करने से रेशियो बदल जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 2 जोड़ें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें तो रेशियो हमारा सेम रहेगा, तो हमारा रेशियो ऐसा सेम नहीं रहेगा, वहाँ पर गलत होगा। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होगा, और ये करना पड़ेगा, इसको आप लोग सीखो, क्योंकि रेशियो हमको बराबर करना होगा। फिर से समझो, अगर हम लोग न्यूमरेटर में 2 से गुणा करते, किसी भी संख्या से न्यूमरेटर में गुणा करेंगे तो उसी संख्या से हम लोगों को डिनोमिनेटर में भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन हमको रेशियो का जो है वो बराबर रखना है। रेशियो बराबर रखने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही संख्या से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन क्या रेशियो बराबर रखने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ ऐड कर दें तो क्या ये रेशियो हमारा बराबर रहेगा? तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। अगर ये है 30/39 30/39 है, और इसमें अगर हम लोग +2 ऐड कर देते हैं, ठीक ना, और इसमें भी +2 ऐड कर देते हैं, इसमें भी +2 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32/41। तो क्या ये रेशियो बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये रेशियो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि केवल और केवल गुणा में ये चीज़ें चलेंगी। गुणा में अगर न्यूमरेटर में एक ही संख्या से और डिनोमिनेटर में एक ही संख्या से, उसी संख्या से गुणा करेंगे तभी रेशियो बराबर होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर ये देखिए, अगर ये 30/39 है, अगर ये 30/39 है, तो इसमें से माइनस करते हैं और इसमें से भी 2 माइनस कर देते हैं, इसमें से भी -2 कर देते, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 37। तो क्या ये रेशियो बराबर है? नहीं, रेशियो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, रेशियो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। परसेंटेज चेंज शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए, ठीक ना। परसेंटेज चेंज शुड बी सेम, क्योंकि एक ही तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक ही संख्या से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी परसेंटेज चेंज जो है वो सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज में भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही इन्वॉल्व होता है ना। तो ये चीज़ें जो लागू होंगी, ये चीज़ें जो अप्लाई होंगी, सिर्फ और सिर्फ गुणा करने पर होंगी। जोड़ और घटाना से रेशियो हम लोगों को बराबर नहीं मिलेगा। कोई चीज़ ऐड करेंगे या कोई चीज़ माइनस करेंगे तो रेशियो हमको बराबर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। देखिए 20/30 इक्वल टू कितना है? 22/k/x मान लो, या कुछ भी मान लो x। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग इसको, एक तो क्रॉस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे निकाल लेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी मेथड है, उसको हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन क्या इतना सब करने की ज़रूरत है? इतना सब करने की ज़रूरत नहीं। देखो 20 से ये कितना हो गया? 22 हो गया, 20 से 22 हो गया, यानी कि कितने का चेंज आया? +2 का। 20 में +2 ऐड कर दिया गया तो 22 हो गया। और +2 जो है, 2 जो है 20 का कितना प्रतिशत है? 10% है, यानी कि लगभग 10% बढ़ा दिया गया। तो न्यूमरेटर में 10% बढ़ाया गया, तो डिनोमिनेटर में भी 10% बढ़ा देंगे, +10% कर देंगे। और 30 का 10% कितना होता है? +3 कर देंगे। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। देखो 33 हो जाएगी, तो 22/33 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 22/33, अगर इसको काटोगे तो 11 2 जा और 11 3 जा, ठीक है, ये हो गया। 10 से इसको काट दो तो 10 2 जा और 10 3 जा, तो 2/3 ही आ रहा है दोनों जगह, 2/3 ही आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 33। तो कुल मिलाकर समझाने का मतलब ये था कि अगर किसी भी संख्या में न्यूमरेटर में किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है तो डिनोमिनेटर में भी उसी संख्या से गुणा किया जाएगा, उसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली। क्यों? देखो न्यूमरेटर में कितने का चेंज हुआ था? 10% का चेंज हुआ था। आप लोगों से बताया था स्टार्टिंग में ना कि न्यूमरेटर में अगर 10% का चेंज हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी 10% का चेंज होगा, डिनोमिनेटर में भी 10% का चेंज होगा। तो 30 का 10% हम लोगों ने कर दिया, 3 होता है, 30 + 3 कर दिया, 33 कर दिया। एडिशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं चलता। अगर हम लोग इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले कंसेप्ट से लगाते तो ये बिल्कुल नहीं लगता। फिर से समझो आप लोग, ये कितना था? 20/30 इक्वल टू ये कितना है? 22/x। तो अगर हम लोग ये देख के करते कि 20 से 22 हो गया है, इसमें +2 ऐड किया गया, तो इसमें भी +2 ऐड कर दें, तो ये +2 ऐड कर दें तो ये 32 हो जाएगा, x की वैल्यू 32 हो जाएगी। तो ये गलत हो जाता।
एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं चलेगा, इसमें केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा कि 10% का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोग 10% का इंक्रीज कर देंगे, x की वैल्यू 33 आ जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर परसेंटेज चेंज सेम होना चाहिए। कंक्लूजन जो इसका निकलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोगों को रेशियो दिया था तब तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते थे कि नहीं। अभी हम लोगों को अगर ए बाई बी का रेशियो दे दिया जाए तो क्या हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, तब हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, यही हम लोगों ने सीखा। लेकिन अगर रेशियो के साथ साथ में कोई और रिलेशन दे दिया जाए तो क्या वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? क्या हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, समझने की कोशिश करो आप लोग। देखो, अगर हमको ये दे दिया जाए, अगर हमको दे दिया जाए कि a बाई बी, समझना आप लोग इसको, इक्वस टू 2/3, इक्वस टू 2/3 एंड a प्लस बी इक्वस टू 80, तो क्या हम लोग a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? और बोल दिया जाए कि फाइंड a एंड b, a और b हम लोगों को निकालना है, तो ऐसे केसेस में क्या हम लोग a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, a बाई बी का रेशियो कितना दिया है? 2:3 दिया गया है, तो हम लोग किसी एक कॉमन संख्या से दोनों में गुणा कर देते हैं। मान लो हम लोग k से गुणा कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3k हो जाएगी, ठीक है ना। अब a प्लस बी कितना दिया गया है? 80 दिया गया है, तो 2k प्लस 3k हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। 5k की वैल्यू 80 हो जाएगी, 5k की वैल्यू 80 हो जाएगी। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 16, k की वैल्यू यहाँ पे 16 आ गई। हालांकि के मानने की जरूरत भी नहीं थी ये तो केवल समझाने के लिए आप लोगों को बताया, के मानने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे कि 2 + 3 कितना है? 5, 2 + 3 कितना है? 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 80, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। जैसे ही a की वैल्यू 16 आई, 2 में 16 से गुणा करो, इंटू 16 करोगे आप लोग, कितना आ जाएगा? 32, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो गई 32। b में अगर आप लोग 16 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। b की वैल्यू कितनी आ गई? 48। इस तरीके से वैल्यू निकल जाती। यहाँ पर हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देते तो ये 32 हो जाता, यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देते तो 48 हो जाता। इस तरीके से भी आंसर आता, लेकिन बिना k माने भी हम लोग इसको कर सकते थे, बिना k माने भी हम लोग इसको कर सकते थे, ठीक है ना। अगर k नहीं मानते तब भी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन k मानना भी पड़ता है, के मानना भी पड़ता है। कहाँ मानना पड़ता है वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर तो बिना के माने चल गया, लेकिन के मानना भी पड़ता है, हमको कोई ना कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा। वो कहाँ मानना पड़ेगा वो हम लोग आगे बताएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोगों को क्या दिया गया है? क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है a/b/c इक्वल टू कितना है? 3:2:1, 3:2:1 ये हमको दिया गया है, ठीक है ना। 3:2:1 ये हमको दिया गया है। और क्या दिया गया है? और दिया गया है a-c इक्वल टू 40, a-c इक्वल टू 40। हमको निकालना क्या है? हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। a b c का रेशियो दिया गया है 3:2:1, a-c इक्वल टू दिया गया है 40, और b हमसे पूछा गया है कि b हमको निकालना है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम लोग x वगैरह मानने का चक्कर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग चीज़ों को डायरेक्टली भी करने की कोशिश करेंगे, और रेशियो का यूज़ करके कैसे हम लोग करेंगे ये हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें क्या दिया गया है? a-c इक्वल टू 40, यानी कि a और c का डिफरेंस कितना दिया गया है? 40। तो रेशियो में भी a और c का डिफरेंस 40 होना चाहिए। a और c का डिफरेंस जो है रेशियो में भी 40 होना चाहिए। तो a-c का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा? 3-1 हो जाएगा, और 3-1 करेंगे, 3-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और इस 2 की वैल्यू क्या है? 40 के बराबर है। क्वेश्चन में ही दिया गया है a-c की वैल्यू 40 दी गई है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 20। अब ये 1 की वैल्यू आ गई, अब हम लोग चाहे जिसकी वैल्यू निकालें। अगर a की वैल्यू निकालना होता, हम लोगों को अगर a की वैल्यू निकालना होता तो हम लोग क्या करते? a का रेशियो कितना है? 3 में हम लोग कितना करते? 20 से गुणा कर देते, 20 से गुणा कर देते तो a की वैल्यू आ जाती 60। b की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, और b की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? b का रेशियो कितना है? 2। तो b का रेशियो 2 है, तो ये 2 की वैल्यू कितनी आ ही गई है? 2 की वैल्यू आ ही गई, तो ये 40 हमारा आंसर हो जाएगा। और c की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना होता तो c का रेशियो 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो c हो जाता 20, a हो जाता 60, और b जो हमारा हो जाएगा, b हो जाएगा 40। तीनों चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, x वगैरह मानने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अगर मानना चाहें हम लोग x और y मान के अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग मान लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं एक बार।
वो भी हम लोग सीख लेते हैं। ए मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बी हो जाएगा 2x हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, सी हम लोग मान लेते हैं 1x हो जाएगा। a माइनस सी इक्वल टू 40 दिया गया है, तो यानी कि 3x माइनस 1x करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। x की वैल्यू जैसे ही 20 आई, b हमको निकालना था, b में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू 20 कर देंगे, तो यानी कि 40 आंसर आ जाएगा। हालांकि 2x की वैल्यू डायरेक्ट 40 यहाँ पर आ गई थी, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते थे, क्योंकि v की वैल्यू 2x ही है, तो 2x की वैल्यू 40 ही हमारा आंसर हो जाता, ठीक ना। तो इस तरीके से भी हम लोग करेंगे, ठीक ना, इस तरीके से हम लोग करेंगे। x मानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है a:b:c, a:b:c, इसका रेशियो दिया गया है कितना, 3:2:1, 3:2:1, ये इसका रेशियो दिया गया है। और क्या दिया गया है, और इसके साथ साथ में दिया गया है a:b:c, ये कितना है, ये है 384, ये है 384। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी, ये हम लोगों को निकालना है, a प्लस बी प्लस सी हम लोगों को निकालना है। तो ठीक है, अगर हम लोग इसको चाहें तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी दिया गया है, a इंटू बी इंटू सी दिया गया है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 384, तो हम लोग इसके रेशियो का भी गुणा कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 की वैल्यू हम लोग कितना कर देंगे 384, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 384 हो जाएगी, 6 की वैल्यू 384 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 बार जाएगा ये, और 2 आ जाएगा 40, 1 की वैल्यू 64 हो गई। अब 1 की वैल्यू अगर 64 आ गई 1 की वैल्यू 64 आ गई, तो इसमें हम लोग 64 से गुणा करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, इसमें हम लोग 64 से गुणा करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना, और इसमें हम लोग 64 से गुणा करेंगे, 64 से गुणा करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही करते हैं हम लोग ना, लेकिन ये गलत होता, ये गलत होता। अगर आप लोग यही करते हो तो ये गलत होता। अब इसको समझो ये गलत क्यों होता। यहाँ पर x मानना पड़ेगा, मैंने बताया ना, यहाँ पर x मानना पड़ेगा। एडिशन में हम लोग x नहीं मानते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कट जाता था। यहाँ पर x मानना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। देखो a की वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, a का रेशियो कितना दिया गया है 3:1, a:b:c कितना दिया गया 3, 2 और 1, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3x, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू हो जाएगी 2x, c की वैल्यू हो जाएगी 1x, ठीक ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 384, तो हम लोग यही करेंगे, 3x इंटू 2x इंटू 1x इक्वल टू 384 हो गया, 3 दूनी 6 और एक ये, यानी कि 6x³ होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 384। अब ये x³ आप लोग देख रहे हो ना, ये x³, ये यहाँ पर मिसिंग था, ये यहाँ पर मिसिंग था, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर ये मिसिंग था, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो रहा था। यहाँ पर x³ नहीं आ रहा था, इसीलिए ये गलत हो रहा था। चलो आगे देखते हैं। 6 से इसको हम लोग काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा 64 बार कट जाएगा। x³ की वैल्यू कितनी हो गई, x³ की वैल्यू हो गई 64, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 4, और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आई थी 64, यानी कि यही गलती थी। यहाँ पर x³ जो था ये मिसिंग था, x³ मिसिंग था, और यहाँ पर x हम लोगों को इसीलिए लेना पड़ेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, क्योंकि पता होता है कि अगर 3x प्लस 2x प्लस 2x अगर ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा ये 7x हो जाएगा, और ये x जो है लास्ट में कट जाता था, ये x लास्ट में कट जाएगा, आप लोगों को पता होता था वो, लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये x 4 हो जाएगा। ये x जैसे ही 4 आ गया, हमको निकालना क्या है, निकालना है a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो रेशियो हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी कि 6 × 4 करेंगे 24 हमारा आंसर होगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 6 कहाँ से आया, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर वैल्यू दी गई थी ना क्वेश्चन में, a:b:c इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3:2:1 दिया गया है, ठीक है ना, 3:2:1 दिया गया है, ये 1 दिया गया, तो इसको डायरेक्टली ऐड कर लो आप लोग, 3 × 2 = 5 = 6, 6x हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 है,
तो 4 इंटू 6 कर दो, 6 इंटू 4 कर दो, तो 24 ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 24 ये आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा, जहाँ पर ये कुछ दिया गया रहेगा ऐसे a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर हम लोगों को x या k कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, बिना इसके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि x क्यूब वाला, x स्क्वायर वाला, x की पावर 4 वाला जो फैक्टर होगा वो मिसिंग रहेगा हमेशा, वो हमेशा मिसिंग रहेगा। डायरेक्ट अगर हम लोग 3 इंटू 2 करके 6 ला दिए थे और 6 की वैल्यू यहाँ पर ये कर दिए थे, यहाँ से 1 की वैल्यू 64 आ गई थी, लेकिन x क्यूब, x की पावर 4, x स्क्वायर ये हमेशा मिसिंग रहेगा, इसीलिए क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पर तो हम लोगों को x मानना होगा, लेकिन जहाँ पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा वहाँ पर हम लोग बिना x माने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोगों से कि डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना x माने। वहाँ पर मैंने बोला भी था कि x मानना भी पड़ेगा। कहाँ मानना पड़ेगा ये यहाँ पर मैंने बताया, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पर हम लोग x मानकर सॉल्व करेंगे, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वहाँ पर हम लोग बिना x माने ही सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2a इक्वस टू कितना, 3b इक्वस टू कितना हो जाएगा, 4c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। हमको इसका रेशियो निकालना है। हमको दिया गया है 2a इक्वस टू 3b इक्वस टू 4c और निकालना हमको है a इज टू b इज टू c। इसका रेशियो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? 2a इक्वस टू 3b इक्वस टू 4c। इसका मतलब कि अगर तीन चीज़ें बराबर हैं तो किसी न किसी एक संख्या के बराबर होंगी। भाई अगर तीन चीज़ें बराबर हैं तो किसी न किसी एक चीज़ के ही तो बराबर होंगी। ऐसा तो है नहीं कि तीनों अलग अलग चीज़ के बराबर होंगी। ये तीन चीज़ें बराबर हैं तो किसी न किसी एक चीज़ के बराबर होंगी। और वो क्या होगा? वो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, k मान सकते हैं, x मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वो हम लोगों को मानना रहेगा ये तीनों चीज़ें किसके बराबर होंगी। और हम लोग जनरली मानेंगे क्या? हम लोग हमेशा 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा उसके बराबर मानेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, काटने पीटने में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, काटने वगैरह में हमको अगर कुछ करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। ये हम लोगों को एज्यूम करना होगा। कुछ भी एज्यूम हम लोग कर सकते हैं, के कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, जेड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को मन में है वो कर लो। लेकिन हम लोग जनरली वही चीज़ यहाँ पर करेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आसानी से कट जाएँ। और ये चीज़ करने के लिए हम लोगों को इसके एलसीएम से जो है बराबर कर देना होगा। तो एलसीएम ऑफ कितना, 2, 3 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। यानी कि 2a इक्वस टू 3b इक्वस टू 4c। इसको हम लोग बराबर मान लेते हैं 12 के। ये 12 के बराबर है। तो अगर देखो कि 2a जो है 12 के बराबर है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से a की वैल्यू आएगी कितनी, 6। यहाँ से a की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक ना। अब 3b अगर ये 12 के बराबर है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू b की आ जाएगी 4 आ जाएगी। 4c अगर 12 के बराबर है तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कैसे आ रही देखो एक बार समझो कैसे आ रही। 2a इक्वस टू 12 कर देंगे तो भाई ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 6। a की वैल्यू 6 यही तो होगी। इसी तरीके से a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। पूछा क्या गया था? a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c पूछा गया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6 इज टू 4 इज टू 3। 6 इज टू 4 इज टू 3 यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू हम लोगों को माननी होगी इन तीनों का एलसीएम लेकर हम लोग मान लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेकर हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। जो भी एलसीएम होगा उसी के बराबर मान लेंगे जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? a/2 इक्वस टू क्या हो जाएगा? b/3 इक्वस टू क्या हो जाएगा? c/4। और हम लोगों को निकालना क्या है? a इज टू b इज टू c। ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, समझ जाएंगे आप लोग तभी आगे कर पाएंगे। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन बना कर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये कंसेप्ट हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिल रहा है कि कब एलसीएम लेंगे, कहाँ से एलसीएम लेंगे, कैसे रेशियो बराबर करेंगे। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि मुरारी बाबू की कथा के तरीके से सुन के चले जाएँ। समझिए, दिमाग खोलकर इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? a/2 इक्वस टू b/3 इक्वस टू c/4। और पूछा हमसे क्या गया है? a इज टू b इज टू c हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो किसी एक संख्या के बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी वो हम लोगों को अपने अकॉर्डिंगली जो हम लोगों को आसान लगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, वो हम लोगों को मानना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हमेशा ऐसे केसेस में न्यूमरेटर का एलसीएम जो होगा वही इसके बराबर मान लेंगे।
न्यूमरेटर का एलसीएम बराबर मान लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर आगे जाके कटेगा, आगे जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी मानो, ये यहाँ से जाकर आगे मल्टीप्लाई ही तो होगा, तो इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर का नहीं, न्यूमरेटर का जो भी एलसीएम होगा, जो भी होगा न्यूमरेटर में, उसका एलसीएम जो है हम लोग इसके बराबर मान लेंगे। यहाँ सबका न्यूमरेटर 1 है, सबका न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 का एलसीएम 1 ही हो जाएगा, तो हम लोग इसको 1 के बराबर मान लेंगे। यानी कि a/2 = b/3 = c/4, ये सब जो है 1 के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से 3 आई, c की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। और हमसे पूछा क्या गया था? a/b/c, a/b/c हमसे पूछा गया था, तो बस 2 3 4 2:3:4 ये यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग जो है न्यूमरेटर का एलसीएम हमेशा लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेंगे। अब इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेंगे, या डिनोमिनेटर में कुछ रहे या फिर न्यूमरेटर में ही कुछ रहे, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो न्यूमरेटर में 1 था, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 मान लिया। अगर न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू होती तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है 2/3a = 4b = 5/2c, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या गया है? a/b/c, a/b/c ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। ये हम लोगों को निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि हमेशा न्यूमरेटर का जो होगा उसका एलसीएम हम लोग लेंगे, या आप इसको 4/1 कर लो समझने के लिए, ठीक है ना। हम लोग हमेशा न्यूमरेटर में जो होगा उसका एलसीएम लेंगे। देखो फिर से समझने की कोशिश करो इसकी आप लोग। देखो इसमें क्या है? 2/3a = 4/1, b = 5/c, यानी कि ये तीन संख्याएं अगर ये बराबर हैं तो ये तीनों संख्या किसी न किसी एक संख्या के ही बराबर होंगी। अब ये संख्या हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग मानना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, x y z a b c d p q r s t कुछ भी मान लो, लेकिन हम लोग वही मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस तरीके के केसेस में हम लोग जो न्यूमरेटर का एलसीएम होता है उसके बराबर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2 4 5 निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 4 5 कितना हो जाएगा? 5 × 20 20 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 20 के बराबर मान लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लोगों ने क्यों नहीं लिया यहाँ पर, ये समझ लेते हैं। 3 1 और 2 का एलसीएम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अल्टीमेटली फिर जाकर इधर गुणा होगा, ये यहाँ से आएगा इधर तो गुणा होगा, ये यहाँ से इधर आएगा तो इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका एलसीएम नहीं लेते हैं। हमको वो लेना है जिससे चीज़ें कटें, जिससे हमको वैल्यू मिले, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोगों ने 20 के बराबर मान लिया। तो अगर ये 2/3a = 20 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10 बार कट जाएगा और ये 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 30। a की वैल्यू 30 हो गई। सिमिलरली 4b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इसी तरीके से 5/2c, 5/2c की वैल्यू अगर 20 हो जाएगी तो ये 5 से कटेगा ये 4 बार। c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? ये 4 और 2 गुणा कर देंगे तो 8, c की वैल्यू 8 हो गई। रेशियो निकालना था हमको a/b/c, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30:5:8, 30:5:8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर वाला क्योंकि आगे जाकर इधर गुणा हो जाता है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। बराबर तीनों चीज़ें हैं, तीनों रेशियो किसी न किसी सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये किसी न किसी एक संख्या के बराबर होंगे। वो संख्या हम लोग अपने हिसाब से मानेंगे जिससे कि हम लोगों को कैलकुलेशन आसान हो जाए। और ये कैलकुलेशन आसान तब होगी जब हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर के एलसीएम के बराबर हम लोग मान लेंगे तो ये इससे कट जाया करेगा, हमेशा ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसलिए हम लोग यही वैल्यू मानेंगे। डिनोमिनेटर का अगर हम लोग एलसीएम लेकर मानते तो ये कटता नहीं, क्योंकि ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम मानेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है a + b = b + c + a। ये किसके बराबर है? 5:7:6, ये इसके बराबर है। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है a/b/c, ये हम लोगों को निकालना है। a + b = b + a = c + a = 5:7:6 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है a b c का अनुपात, a b c का रेशियो हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम लोग देखो इसको निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है? a + b की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। हम लोग मानते हैं ना कि a + b की वैल्यू कितनी है? ये 5, ठीक है ना। इक्वेशन 1 बनेगी हमारी ये।
अगली इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, b प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है 7 के, इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारी, ठीक ना। अगली वैल्यू क्या है c प्लस ए, हम लोग इसको मानते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं क्या है ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 6 18 18 हो जाएगा। ये 2 से ये 9 बार कट गया, 2 से ये 9 बार कट गया, तो ये कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया 9, a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया। अब यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू क्या है, b प्लस सी की वैल्यू अगर 7 पुट कर दोगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, ठीक है ना। a प्लस बी की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दोगे, a प्लस बी की वैल्यू अगर 5 पुट कर दोगे तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है ना। और a c की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर a और c की वैल्यू, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 यहाँ पर पुट कर दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 6 यानी कि 3 हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c, तो ये कितना हो जाएगा 2 इज टू 3 इज टू 4, 2 इज टू 3 इज टू 4, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको सबको जोड़ दिया, सारे रेशियोज को हम लोगों ने जोड़ दिया, 2 से 2 9 बार कट गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ से हम लोगों ने a प्लस बी की वैल्यू एक बार पुट कर दी, एक बार b प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी, एक बार c प्लस ए की वैल्यू पुट कर दी, a b c की अलग अलग वैल्यू आ गई और रेशियो हमारा निकल गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, अगर a बाई बी है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाएगा जब a इज़ लेस दैन b हो, a इज़ लेस दैन b हो, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा, तब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। अगर ये 2/3 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो न्यूमरेटर 2 है डिनोमिनेटर 3 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कम है, इसलिए ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a बाई बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाएगा जब a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखें 3/2 यानी कि जो 3 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो 2 है इससे ज़्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तब वो जाकर क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहलाता है, क्यों इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली बिहेव करता है, इसका जो बिहेवियर होता है एक प्रॉपर वे में होता है, एक मैनर्ड वे में होता है। और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि इनिशियली हमारा जो रेशियो था 2:3 था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने एक एक ऐड कर दिया, +1 यहाँ पर भी किया, +1 यहाँ पर भी किया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4। तो 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.66 लिख सकते हैं, और 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.75। तो देखा आप लोगों ने, एक ऐड किया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो कहानी थी ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसमें हम लोगों ने एक ऐड किया, 1 ऐड किया तो इसकी वैल्यू बढ़ी। इनिशियली कितना था 2/3 था, 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.66 होती है। इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया कितना 3/4। और 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.75, यानी कि पहले 0.66 था, 1 ऐड किया तो 0.75 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 है, न्यूमरेटर में से 1 माइनस करेंगे,
डिनोमिनेटर में से भी एक माइनस करेंगे। तो न्यूमरेटर में से अगर एक माइनस करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में से एक अगर माइनस किया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 को हम लोग 0.66 लिख सकते हैं, और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पहले वैल्यू ज़्यादा थी, अब बाद में कम हो गई। पहले 0.66 था और बाद में 0.50 हो गया। इसका मतलब कि अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने एक एक घटाया तो उसकी वैल्यू में भी चेंज आ गया, वो भी वैल्यू घट गई। यहाँ पर एक बढ़ाया था तो वैल्यू 0.66 से 0.75 हो गई थी, यहाँ पर एक घटा दिया तो वैल्यू 0.66 से 0.50 हो गई। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बढ़ाने पर, सेम ही संख्या बढ़ाने पर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सेम ही संख्या ऐड करने पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही संख्या ऐड करने पर उसकी वैल्यू बढ़ती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही संख्या सब्सट्रैक्ट करने पर इसकी वैल्यू घटती है। इसीलिए इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग अगर देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ भी बिहेव कर देता है, इसका कुछ पता नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो। एग्जाम्पल से समझेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, एग्जाम्पल से समझेंगे। 3/2 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन द फंक्शन इज नोन, द फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करते हैं, दोनों में 1 ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये 4 हो गया और 3 हो गया। तो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 3/2 को हम लोग 1.5 लिख सकते थे, लेकिन 4/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 3 1 जा 3, 1.33 लिखेंगे। तो ये पहले वैल्यू ज़्यादा थी, पहले 1.5 था, एक ऐड कर देने के बाद में 1.33 हो गया, यानी कि वैल्यू कम हो गई, यानी कि वैल्यू कम हो गई। पहले ये ज़्यादा था और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एक एक ऐड कर दिया तो ये वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब भाई ऐड किया तो वैल्यू बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन वैल्यू बढ़ी नहीं, तो इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हम लोग घटाकर भी देखें, अगर 3/2 में से एक घटा देते हैं, न्यूमरेटर में से एक घटा दिया है, डिनोमिनेटर में से भी एक घटा देते हैं, घटा रहे हैं तो वैल्यू घटनी चाहिए, लेकिन देखो क्या होता है, 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3/2 की वैल्यू कितनी थी, 1.5 होगी, और 2 की वैल्यू है तो 2 ही होगा, 2 की वैल्यू 2 ही होगा। तो यानी कि पहले क्या था, पहले 1.5 था और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक एक जब घटा दिया गया तो इसकी वैल्यू घटनी चाहिए थी, लेकिन घटी नहीं, ये बढ़ गई। पहले 1.5 था, अब 2 हो गई, अब ये 2 हो गई, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही चीज़ ऐड करेंगे, सेम ही नंबर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सेम ही नंबर अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जरूरी नहीं कि ऐड करने पर बढ़े या सब्सट्रैक्ट करने पर घटे। अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी बोलती है इफ़ ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, इफ़ ए इक्वल्स टू बी प्लस सी देन ए की इनिशियल वैल्यू A1 और फाइनल वैल्यू A2 का रेशियो जो होगा बी और सी की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के रेशियो के बीच में होगा। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A1/A2, ठीक है ना, लेस दैन C1/C2, या फिर ये हो जाएगा B1/B2, ठीक ना, B1/B2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। B और C की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, B या C में से जो भी ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A1/A2, यहाँ पर B1/B2 कर दो, यहाँ पर B1/B2 कर दो, और ये क्या हो जाएगा C1/C2। तो ये B और C की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, B और C की वैल्यू पर डिपेंड ये सारी चीज़ें करेंगे। समझो, इसको समझने की कोशिश करो, क्या बोला था मैंने, फिर से समझो। अगर A इक्वल्स टू बी प्लस सी हो जाएगा तो A की इनिशियल वैल्यू A1 और फाइनल वैल्यू A2 का रेशियो जो होगा C की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के रेशियो और B की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के रेशियो के बीच में होगा, ठीक है ना। और ये B और C इंटरचेंज भी हो सकते हैं, B और C इंटरचेंज भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये हो गया। B और C की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, B की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये हो जाएगा, C की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ऐसा ये क्यों होता है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करो। कुछ लोगों को जो वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को एलिगेशन थोड़ा बहुत समझ में आता होगा।
ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ये अभी के लिए इसको आप लोग यहाँ पर ऐसे समझ लो, अभी के लिए केवल इसको समझ लो, आगे जब हम लोग एलिगेशन अच्छे से पढ़ेंगे तब वहाँ पर समझाएंगे। ये क्या दिया गया था, ये दिया गया था a बराबर b प्लस सी दिया गया था, a बराबर b प्लस सी दिया गया था, मतलब b प्लस सी का मिक्सचर है ये, b प्लस सी का मिक्सचर है ये, a जो है b प्लस सी का मिक्सचर है ये। तो b में जो चेंज होगा और c में जो चेंज होगा, a का चेंज हमेशा उसके बीच में होगा, a का चेंज हमेशा उसके बीच में होगा। ये b है, ये c है और ये a है, ठीक है ना। a जो है b और c का मिक्सचर है, तो a में अगर हम लोग मानते हैं कि b में x% चेंज होता है, ठीक है ना, x% का चेंज होता है b में, c में अगर हम लोग मान लें कि y% का चेंज होता है, और z में हम लोग अगर माने कि a में अगर हम लोग माने a में कि z% का चेंज होता है, तो ये जो z होगा हमेशा x और y के बीच में होगा, z जो होगा हमेशा ही x और y के बीच में होगा। अब x और y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो ज़्यादा कम होगा ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यहाँ पर x z और y इस तरीके से भी ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इंटरचेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। समझो आप लोग, b और c का मिक्सचर था ये, b और c का मिक्सचर था ये, b में हम लोगों ने माना कि x% का चेंज हुआ, ठीक है, c में हम लोगों ने माना कि y% का चेंज हुआ, और हम लोगों ने माना कि z में a में जो है z% का चेंज हुआ। तो ये a में जो चेंज होगा z% का, a में जो ये z% का चेंज होगा, ये भाई x% और y% के बीच में ही तो होगा। तो यही चीज़ तो है, ये यही चीज़ तो यहाँ पर ये कही गई है, यही चीज़ तो है भाई साहब। ये b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, z की वैल्यू हमेशा x और y के बीच में लाई करेगी। b और c की वैल्यू कुछ भी मान लो आप लोग समझाने के लिए, b और c की वैल्यू कुछ भी मान लो, लेकिन ये जो z की वैल्यू होगी ना, ये z की वैल्यू x और y के बीच में हमेशा लाई करेगी। जितना भी परसेंटेज चेंज इसमें होगा, ठीक है ना, उसी के बीच में जो है ये z की वैल्यू हमेशा ये लाई करेगी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आगे भी इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी बोलती है, अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ a1 अपॉन b1 इक्वस टू a2 अपॉन b2 इक्वस टू a3 अपॉन b3 इक्वस टू, ये सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, a4 अपॉन b4, a5 अपॉन b5 इस तरीके से चलता जाएगा। ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन, आगे ये भी चलता जाएगा, अपॉन b1 प्लस b2 प्लस b3, ठीक है ना, प्लस आगे अपॉन, ये ऐसे चलते जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, लिखना चाहें तो इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये क्या कहती है, इस पर बेस्ड अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लेकर डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर दिया गया है, क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि 2/3, ठीक है ना, 2/3 इक्वस टू 4/6 है, 2/3 इक्वस टू 4/6 है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 + 4 अपॉन 3 + 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। और 6/9 को अगर काटो आप लोग तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 6, ये 2/3 और ये 2/3 बराबर ही तो हुआ, ये देखो बराबर ही तो है, ये बराबर ही तो, ये दोनों इक्वल ही तो हुआ भाई। तो यही चीज़ तो यहाँ पर भी कह रहे थे कि इफ़ a1 अपॉन b1 इक्वस टू a2 अपॉन b2 इक्वस टू a3 अपॉन b3, अगर इस तरीके से लगातार कंटिन्यूटी बढ़ता जा रहा तो ये जो होगा ये सबके बारे, ये किसके बराबर होगा, ये न्यूमिनेटर वाले को अलग ऐड कर लो अपॉन डिनोमिनेटर वाले को अलग ऐड कर लो, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो ये दो लेके हमने ये दो वैल्यू लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर 3 हो जाती, मान लो अगर ये इस तरीके से होता, अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन आप लोग समझो, अगर ये होता 1/2 इक्वस टू 2/4 इक्वस टू 5/10, ठीक है ना, तो ये कुल किसके बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिनेटर वाले को अलग ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को अलग ऐड कर लेंगे। तो 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5 अपॉन 2 + 4 + 10 हो जाएगा। तो 5 × 7 ये 8 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = अपॉन 2, 1/2 ये आ गया, और ये भी 1/2 ही तो था, बराबर ही तो है, ये दोनों बराबर ही तो, इक्वल ही तो है। मतलब
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग जोड़ने के बाद में उनका रेशियो भी फ्रैक्शन के बराबर होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग जोड़ने के बाद में भी उनका रेशियो जो होगा उसी फ्रैक्शन के बराबर ही होगा, लेकिन तब होगा ये जब 1/2 इक्वस टू 2/4 इक्वस टू 5/10 होगा। यानी कि इन जनरल कहें अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो A1/B1 इक्वस टू A2/B2 इक्वस टू A3/B3 है, तब ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, A1 + A2 + A3 B1 + B2 + B3 के बराबर हो जाएगा। और कैसे होगा, दो एग्जाम्पल से हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा। आगे बढ़ेंगे और अगली प्रॉपर्टी है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, इसके बारे में जानते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है इफ़ A/B इक्वस टू C/D then we can say that A + B upon A minus B इक्वस टू C + D upon C - D। और इसका वाइस वर्सा भी सही होगा, अगर कोई इस तरीके से भी बोले कि इफ़ A + B upon A minus B इक्वस टू C + D upon C - D देन A/B इक्वस टू C/D, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। इसमें क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, A/B इक्वस टू C/D देन A + B upon A minus B इक्वस टू C + D upon C - D हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। अब इसको प्रूफ करना आता है किसी को, आप लोगों में से किसी को आता है इसको प्रूफ करना। न्यूमेरिकल वैल्यू लेके तो आप लोग इसको प्रूफ कर ही लोगे, मैथमेटिकली आप लोगों को प्रूफ करना आता है कि नहीं, खुद से ट्राई करिएगा एक बार इसको कैसे प्रूफ करना है। दिमाग पर जोर डालिएगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जोर डालिएगा कि कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ देखना भी जरूरी है क्योंकि चीज़ें हमको समझ में आएंगी तभी हम लोगों को याद रहेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है अगर हम लोग प्रूफ की बात करें, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है A/B इक्वस टू C/D ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये बराबर ही रहेगा। अब हम लोग इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + B/B और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C + D/D। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, A/B -1 कर देंगे, C/D -1 कर देंगे। दोनों में से हम लोगों ने घटा दिया तो ये क्या हो गया, A - B/B इक्वस टू क्या हो जाएगा, C - D/D। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो ये B से ये B कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, A + B अपॉन A - B और इस D से भाग देने के बाद में ये D कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, C + D अपॉन C - D हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रूफ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हालांकि बैंक एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट पर बेस कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर जो हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहीं तक पढ़ाकर ख़त्म कर देते हैं, इसका प्रूफ नहीं बताते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आप लोग भी इसको प्रूफ कर सकते थे, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करना है ये हम लोगों ने यहाँ पर भी सीखा, ठीक है ना। एक बार हम लोग दोनों में +1 कर देंगे, एक बार हम लोग दोनों में -1 कर देंगे। +1 - 1 दोनों से करके 2 इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 3x + 2y अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3x - 2y इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये 18/15 18/5 हो जाएगा। और फाइंड निकालना क्या है हम लोगों को, अब हम लोगों को निकालना है x/y जो है ये हम लोगों को निकालना, ठीक है ना। तो इसका एक मेथड तो ये है कि हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम लोग बचपन से सीखे हैं और करते आए हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग इसमें क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इस पूरे को A मान लो, इस पूरे को हम लोगों ने A मान लिया और इस पूरे को हम लोगों ने B मान लिया B हो गया। इसको हम लोगों ने C मान लिया,
इसको हम लोगों ने डी मान लिया। बस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी अगर हम लोग करेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y, तो इस 2y से ये 2y कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6x, ऊपर आ जाएगा 6x अपॉन नीचे क्या करते थे a माइनस बी, तो यानी कि 3x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 2y हो जाएगा, तो 3x से 3x कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 4y, नीचे हो जाएगा 4y, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 18 माइनस 5 13 हो जाएगा। अब इसको काट दो, ये 2 से कटेगा, ये 2 से 3 बार कटेगा और ये 2 से 2 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग इसका कर दो, तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46 अपॉन 39, 46 अपॉन 39, 46 अपॉन 39, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे 46 हो जाएगा, 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे 39 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया था, x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 अपॉन 39, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी चाहते तो कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी चाहते तो कर लीजिएगा आप लोग, ये मैं बता देता हूँ, 5 से अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15x प्लस 10y, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 से इसमें गुणा कर दें, 18 से इसमें गुणा कर दें तो 18 54 हो जाएगा, 54x माइनस 36y, ठीक है ना। अब आप लोग इसको इधर उधर कर लीजिएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर इसको इधर ले आओगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 54 में से अगर आप लोग घटा दोगे 15 तो कितना हो जाएगा, ये 14 में से 5 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 39x हो जाएगा, ये 39x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 46 हो जाएगा, इधर आके 46y हो जाएगा, तो ये x अपॉन वाई यहाँ से कितना आ जाएगा 46 अपॉन 39, ये यहाँ से आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने कर लिया। ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला था वो भी कर लिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी यहाँ पर लगाकर हम लोगों ने देख लिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से थोड़ा आसानी से हो गया, एक स्टेप में आंसर आ गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गुणा भाग करने इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, ठीक है ना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया गया है इफ़ a इज टू बी इक्वल टू 5:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू हमको निकालनी है और दिया क्या गया है हम लोगों को दिया गया है a अपॉन बी इक्वल टू कितना दिया गया है 5/3, ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको चाहें तो मान लेते हैं कि a कितना हो जाएगा, a मान लेते हैं 5x और b मान लेते हैं 3x, ठीक ना। ये x मान लेते हैं, वैसे एडिशन में ज़रूरत नहीं होती है x मानने की, आप लोगों को पीछे बताया था, लेकिन मान लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b, तो a की वैल्यू कितनी है 5x है, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और b की वैल्यू कितनी है 3x, तो 5 3 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 और 15 35x, तो ये कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। इस टू ये कितना है 3a माइनस 2b, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15x माइनस 2b, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3x है, तो 3 × 2 करेंगे 6, 15x माइनस 6x करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये x से x उड़ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 35:9। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ करना नहीं है, रॉकेट साइंस जैसा कुछ है नहीं। a की वैल्यू सीधे पुट करो यहाँ पर, a की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, b की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, a की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, b की वैल्यू पुट करो। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन वाला कैलकुलेशन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है 3a² प्लस 5b² इज टू 4ab प्लस b²। तो देखिए 3a² करना है यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी है 5, a² की वैल्यू कितनी जाएगी 25x², 25x² में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75x²। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, ये हो जाएगा 75x² प्लस क्या है 5b², b की वैल्यू कितनी है 3x, b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x², 9x² इंटू 5 करेंगे 45x² हो जाएगा ये। इस टू ये क्या है 4ab, a इंटू बी कितना हो जाएगा 5 3 15x² इंटू 4 यानी कि 60x² प्लस ये कितना है b² की वैल्यू कितनी है 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x²। इसको ऐड करो, x यहाँ पर कट ही जाना है, अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 75 5 80 4 120 120x² इज टू 69x²। ये x यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। 40 इसको 4 से और काट दो, 4 से एक बार और कट जाएगा, 4 से नहीं 3 से कटेगा, ये 3 चौक 3 से कटेगा, ये 3 चौक 12 20 हो जाएगा,
3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि कितना आंसर आ गया 40:23, 40:23 ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ना भी मानते हम लोग तब भी इसका आंसर आता। यहाँ पर भी एक्स कट गया था, अगर एक्स हम लोग ना भी मानते तब भी आता इसका आंसर। ये जो हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू 5x मानी है, एक्स अगर ये ना भी मानते तब भी इसका आंसर आता। अगली स्लाइड में हम लोग अगले दोनों क्वेश्चन करेंगे। ये अगली स्लाइड में हम लोग अगले दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, a बाई बी इक्वल टू कितना दिया गया है 5/3 दिया गया है। ए को हम लोग कितना माने थे, ए को हम लोग 5x माने थे, बी को हम लोग कितना माने थे 3x माने थे, बी को हम लोग 3x मान लिए थे। 2 क्वेश्चन तक वहाँ पर कर लिया था। ये देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि 2a³, a की वैल्यू कितनी है 5x, a की वैल्यू कितनी है 5x, a³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120x³, 120x³ इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250x³, तो ये कितना हो जाएगा 250x³ प्लस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर कहा गया है। तो बी स्क्वायर कितना है, बी की वैल्यू 3x है, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9x²। इस टू आगे क्या बोला गया ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए की वैल्यू कितनी 5, 5 का स्क्वायर 5x, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25x² इंटू बी करेंगे 25x² इंटू 3x, यानी कि 75x³ हो जाएगा, ये 75x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पावर क्यूब होगी, ये पावर 3 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो x की जो पावर है ये अलग अलग है, और x की पावर अगर अलग अलग होगी तो हम लोग यहाँ पर x को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, x को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि जो इसका आंसर आएगा x के टर्म में ही आएगा, x कंप्लीटली यहाँ से इस क्वेश्चन से नहीं हटेगा। तो इसका आंसर जो जाएगा C&D हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। इसका आंसर जो है C&D हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x तो हमने माना था, x तो हम लोगों ने माना था 5x और 3x, x तो हम लोगों ने खुद माना था। और जब आंसर भी x के टर्म में आएगा तो हम लोगों ने क्या माना था, कुछ भी रैंडम ही तो माना था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब इसका आंसर नहीं निकल सकता, इसका आंसर जो है नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाएगा C&D। तो इसीलिए x मानना जरूरी भी होता है, इसीलिए x मानना जरूरी भी होता है। ये हमें आपको देखना होगा कि कहाँ पर x की पावर 3 आएगी, कहाँ पर x की पावर 2 आएगी। अगर x की पावर सेम रहेगी तब x एलिमिनेट होगा, और अगर x की पावर 3 सेम नहीं रहेगी तो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 3 थी, यहाँ पर भी ये 2 और 1 मिलाकर x की पावर 3 आती, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर था तो यहाँ पर ये पावर 2 ही आनी थी, और ये पावर जब 2 आती तो अब इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये आंसर इसका नहीं आता, फिलहाल इसका आंसर C&D हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसका आंसर आएगा कि नहीं, यहाँ पर a की पावर 3 है, यानी कि x की पावर 3 यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर b की पावर 3 है, इसका मतलब x की पावर यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर b की पावर 2 और a की पावर 1, a की पावर 1 यानी कि 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी जो आएगा x की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर तीनों पावर सेम रहेंगी, इसलिए इसका आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, कोशिश करिएगा आप लोगों से निकल जाए, ठीक है ना। इसको आप लोग मैं निकाल देता हूँ, चलो मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है 4a³, a की वैल्यू कितनी दी गई 5x, a की वैल्यू दी गई 5x, तो a³ कितना हो जाएगा 125x³, 125 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 100 500x, यानी कि 500, ये कितना हो जाएगा 500x³ प्लस b³ की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, तो b कितनी है 3x है, b³ कितना हो जाएगा, b³ कितना हो जाएगा, b³ हो जाएगा हमारा ये 27, b³ हो जाएगा हमारा 27x³ हो जाएगा, ठीक है ना। इस टू क्या दिया गया है 2ab², b कितना है, b है 3x, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x², में 5 से गुणा करेंगे 45x³ हो जाएगा, 45x³ में 2 से गुणा करेंगे 90x³ हो जाएगा, 90x³ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 527x³ इस टू 90x³ हो जाएगा, x³ से x³ ये उड़ जाएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 527:90। अगर ये कुछ कट पिट रहा होगा तो आप लोग काट पीट लीजिएगा इसको ना, इसका आंसर फिलहाल यही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है a/b इक्वल टू कितना दिया गया है 3/7, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है दूसरा b/c इक्वल टू कितना दिया गया है 5/2, और पूछा क्या गया हमसे a/b/c, ये हमसे पूछा गया, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों रेशियोज़ में जो है b कॉमन है कि नहीं, इन दोनों रेशियोज़ में b कॉमन है, और
जब b कॉमन है तो b के थ्रू ही हम जो है इस रेशियो को जोड़ पाएंगे, क्योंकि b कॉमन है, ठीक है ना। किसी भी रेशियो को अगर किसी भी रेशियो में अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम लोग उन दोनों रेशियो को कभी ज्वाइंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। दोनों रेशियो के बीच, दोनों रेशियो को या तीनों रेशियो को अगर कुछ 3-4 रेशियो दिए गए उनको ज्वाइंट करना है तो उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो हम लोग रेशियो को ज्वाइंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों की जैसे मान लो कि अपने दोस्त से, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से किसी से लड़ाई हो जाती है तो कोई कॉमन फ्रेंड ही होता है जो मदद करता है, जो आप लोगों को फिर से मतलब बातचीत स्टार्ट करा देता है। तो यहाँ पर जो बी है वो कॉमन फ्रेंड का ही काम कर रहा है, बी कॉमन फ्रेंड का ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इनको ज्वाइंट करने के लिए हम लोगों को बी को बराबर करना होगा। इनको ज्वाइंट करने के लिए हम लोगों को बी को बराबर करना होगा। और बी कैसे बराबर होगा? जब b बराबर हो जाएगा तो a b c तीनों अपने आप ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। तो b को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर b 7 है और यहाँ पर b 5 है, यहाँ पर b 5 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 से गुणा कर दें और यहाँ पर अगर हम लोग 7 से गुणा कर दें तो b बराबर हो जाएगी नहीं। अगर यहाँ पर 5 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 से गुणा करो तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो गया। यानी कि b दोनों जगह बराबर हो गया। तो हम लोग इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में हम लोग किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हम लोग को फिर न्यूमरेटर में भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इंटू 5 हम लोगों को यहाँ पर भी करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 से गुणा किया था तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हम लोगों को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से करें तो ये क्या हो जाएगा? देखो दोनों जगह हम लोग, इन दोनों का रिलेशन ऐसा है, रेशियो हमेशा रिलेशन देता है। और न्यूमरेटर में जो करेंगे वही डिनोमिनेटर में भी करना होगा, डिनोमिनेटर में जो करेंगे वही न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 5 से गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा और ये अपॉन 35 हो जाएगा, ये अपॉन 35 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने जब गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा b, और c कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन के आ गया? फाइनली a अपॉन b कितना हो गया? ये 15 अपॉन 35 हो गया, 15 अपॉन 35 हो गया। b अपॉन c कितना हो गया? ये गुणा करने के बाद में 35 अपॉन 14 हो गया, 35 अपॉन 14 हो गया। तो ये 35b और 35b यहाँ पर भी कॉमन हो गया। अब ये कॉमन हो गया तो बस a के सामने a की वैल्यू लिखो, a के सामने a की वैल्यू लिखो, a के सामने 15 लिखो, b के सामने b की वैल्यू लिखो 35, c के सामने c की वैल्यू लिखो, c के सामने क्या है? 14, तो c के सामने 14 लिख दो, 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? 15:35:14। ये a:b:c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि इतना सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट करते हैं? देखो a लिख लो, b लिख लो, c लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर a b c तीनों चीज़ें दी गई हैं। a का रेशियो, a और b का रेशियो कितना दिया गया है? a और b के रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो 3:7 दिया गया है। तो a के सामने 3 लिखो, a के सामने 3 लिखो, b के सामने 7 लिखो, b के सामने 7 लिखो क्योंकि b यहाँ पर 7 दिया गया है। b और c का क्या दिया गया है? 5:2, तो b के सामने 5 लिखो और c के सामने 2 लिखो। तो b के सामने हम लोगों ने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, और c के सामने हम लोगों ने 2 लिख दिया, c के सामने हम लोगों ने 2 लिख दिया, बस, ठीक है ना। अब ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। जब कोई प्लॉट खाली पड़ा होता, कोई ज़मीन बगल में आप लोगों के घर के सामने कोई ज़मीन खाली पड़ी रहती, तो जो पड़ोसी होता है उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। ये जो खाली प्लेस है, इन दोनों खाली प्लेस पे जो इसका पड़ोसी है इसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका पड़ोसी 7 है, यहाँ पर 7 लिख देंगे, इसका पड़ोसी 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसको डायरेक्टली इस तरीके से गुणा कर लो, इसको इस तरीके से गुणा कर लो। तो 3 × 5 करोगे तो 15 आ जाएगा, 7 × 5 करोगे तो 35 आ जाएगा, 7 × 2 करोगे तो 14 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। देखो आप लोग आंसर क्या आया है? 15, 35, 14 यही आंसर आया है कि नहीं? तो ये मेथड आसान था या फिर डायरेक्ट करने वाला मेथड आसान था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी सीखो, इसको भी आप लोग करने की कोशिश करो, ये भी सीखो आप लोग। एक क्वेश्चन और ले लो, अगर यहीं पर एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। अगर दिया होता a/b = कितना है? 2/3, ठीक है। b/c = कितना दिया होता? 4/5, और हमसे पूछा होता a/b/c का रेशियो निकालो, a:b:c का रेशियो निकालो। तो हम लोग कैसे करते? a के सामने a की वैल्यू लिखो, a के सामने क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 लिखो। b के सामने क्या है? 3, यहाँ पर 3 लिखो, समझो आप लोग। फिर b के सामने क्या है? 4, यहाँ पर 4 लिखो b के सामने। c के सामने क्या है? 5, यहाँ पर 5 लिखो c के सामने, ठीक है ना। खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट में उसका पड़ोसी आ जाएगा। पड़ोसी कौन है? 4। खाली प्लॉट पड़ा हुआ है यहाँ पर, खाली प्लॉट पे इसका पड़ोसी आ जाएगा। पड़ोसी कौन है? 3, ये 3 हो गया। अब इसको गुणा कर लो, अब इसको गुणा करो। 4 × 2 कर दोगे 8 हो जाएगा, 3 × 4 करोगे 12 हो जाएगा, 5 × 3 करोगे, 3 × 5 करोगे तो 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
8:12:15 इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है a बाई बी इक्व टू कितना दिया गया है 2/3 दिया गया है, b बाई सी इक्व टू कितना दिया गया है 4/9 दिया गया है, ठीक ना। और c बाई डी इक्व टू कितना दिया गया है 15/7 दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है ए बी सी डी, A/B/C/D निकालना है हम लोगों को। तो बस कंसेप्ट वही रहेगा, रूल वही रहेगा जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर भी किया था, यही काम हम लोग भी यहाँ पर करेंगे। चलो A, B, C, D हम लोगों ने लिख लिया। ए के सामने क्या है 2, बी के सामने क्या है 3, लिखो। ए के सामने हम लोगों ने 2 लिखा, बी के सामने 3 लिखा। बी के सामने क्या है 4, सी के सामने क्या है 9, बी के सामने 4 लिखो, सी के सामने 9 लिखो, ठीक है ना। सी के सामने क्या है 15, डी के सामने क्या है 7, सी के सामने 15 लिखो, सी के सामने 15 लिखो, और डी के सामने क्या लिखो, डी के सामने लिख दो आप लोग 7, डी के सामने लिख दो 7, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को गुणा कर देना है। खाली प्लॉट कौन सा पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट ये है, यहाँ पर 3 लिखो, पड़ोसी आ जाएगा, यहाँ पर पड़ोसी आ गया 3। ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ोसी आएगा, इसका पड़ोसी कौन है 9। ये भी खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका पड़ोसी आ जाएगा, पड़ोसी कौन है 4। ये 2 खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, दोनों खाली प्लॉट में इसके पड़ोसी आ जाएंगे, पड़ोसी कौन है 15 इसके पड़ोसी हो गए। अब इन तीनों को, इन सबको गुणा कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 दूनी 120, ये कितना हुआ 120, ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60 दिया 180, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 15 9 3 27, 27 इंटू 15 करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 15 7 5 0 40 405 आ गया यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 963, 63 इंटू 3 करेंगे तो यानी कि 189 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारा रेशियो। देखो किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है 3 से कटेगा, 3 चौक 12 0, 3 छंग 18 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 135, 3 से कटेगा, 3 6 जा और 3 3 जा, तो कितना हो गया 40:60:135:63। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान मेथड था। सीधे सीधे वैल्यू लिखो, वैल्यू के नीचे सब चीज़ जो भी दिया गया एज इट इज लिखते जाओ। जहाँ पर प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पर भी प्लॉट खाली पड़ा हुआ है उसके बगल में वैल्यू पुट करते जाओ, डायरेक्ट गुणा कर लो, आंसर आ जाना, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है A/D। तो A/D कितना हो जाएगा 40:63, ये रहा A, ये रहा D, ये रहा D, तो ये कितना हो जाएगा A/D अगर हम लोगों को निकालना होगा तो ये हो जाएगा 40:63, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा 40:63 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा A/D का। तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और एक बात यहाँ पर ये देखो आप लोग कि अगर हमसे ये पूछा नहीं गया होता, अगर हमसे ये नहीं पूछा गया होता A/B/C/D और डायरेक्ट A/D पूछ लिया गया होता तो क्या हम लोग ये सब करते? क्या हम लोगों ने ये सब जो कुछ किया ये हम लोगों को करना चाहिए था? क्या हम लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए था? नहीं, हम लोगों को ये सब नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? देखो यहाँ पर B कॉमन है, यहाँ पर C कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इनको सबको गुणा कर देते तो ये B से B कटता, C से C कटता, A/D डायरेक्ट आ जाता। यानी कि अगर हम लोग इस तरीके से करते A/B इंटू B/C इंटू C/D अगर करते तब हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता। ये B से B कट जाता है, ये C से C कट जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता A/D डायरेक्ट आ जाता। और ये कितना था 2/3 इंटू 4/9 इंटू 15/7 ठीक है ना। तो ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 5 जा कट जाएगा, ठीक है ना। ये 5 बार इससे कट जाएगा। उसके बाद कितना जो 5 चौक 20 60, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 दूनी 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन ये कितना हो जाएगा 963 63 40/63 इस तरीके से भी आ जाता है आंसर हमारा, ठीक है ना। तो अगर ये ना पूछा गया होता A/B/C/D डायरेक्ट A/D पूछा गया होता तो हम लोग इन तीनों को गुणा कर लेते, A/D हमारा आ जाता, ठीक। ये A/D हमारा यहाँ पर आ जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखे, ठीक है ना। कुछ तरीके देखे हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए। छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान टाइप में छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। इसको आप लोग ध्यान से समझते चलिए, ध्यान से सीखते चलिए। आगे आने वाले वीडियो में इन सारे कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग रेशियो खुद से ही स्टार्ट करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बेसिक अगली क्लास में भी सीखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।